आज बात करते हैं एक ऐसे मैथमेटिकल जीनियस की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा इंसान जिसने 100 साल पहले कुछ ऐसे रहस्य कागज पर उतारे जो आज आज हमें ब्लैक होल्स को समझने में मदद कर रहे हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ये सब उन्होंने बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1976 से। कल्पना कीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक पुरानी सी लाइब्रेरी, धूल भरी किताबों के ढेर के बीच एक ऐसी चीज मिलती है जो 1 सदी पुराने राज से पर्दा उठाने वाली थी। पूरे 56 साल! जरा सोचिए, एक जीनियस के आखिरी सबसे ब्रिलियंट थॉट्स आधी सदी से भी ज्यादा तक दुनिया की नजरों से ओझल थे। ये अपने आप में यकीन करने लायक बात नहीं है। तो जब जॉर्ज एंड्रूज ने वो बक्सा खोला तो उन्हें क्या मिला? 100 बिखरे हुए पन्ने और उन पर हाथ से लिखे 600 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले। इनमें मॉक थीटा फंक्शंस जैसी चीजें थीं। इसे आप एक तरह की सीक्रेट मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ सकते हैं, जिससे उस समय की दुनिया में कोई समझ ही नहीं सकता था। ये अपने वक्त से बहुत बहुत आगे की बात थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये फॉर्मूले, ये ब्लैक होल्स को समझने के लिए क्रूशियल साबित हुए। एक ऐसी चीज जिसके बारे में रामानुजन के जमाने में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है, ये हुआ कैसे? कोई इंसान 1920 में बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के 21st सेंचुरी की फिजिक्स कैसे लिख सकता था? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, रामानुजन की जड़ों तक, जहां एक असाधारण दिमाग बहुत ही साधारण और मुश्किल भरे माहौल में पनप रहा था। रामानुजन का जन्म हुआ 1887 में तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब परिवार में। उनके पिता एक साड़ी की दुकान पर क्लर्क थे और सोचिए, पूरे परिवार का गुजारा होता था सिर्फ 20 रुपए महीने में। घर चलाने में मदद के लिए उनकी माँ को मंदिरों में भजन गाना पड़ता था। लेकिन उनका दिमाग वो बचपन से ही कुछ अलग था। अजीब बात यह है कि वो 3 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाए थे। पर 10 साल की उम्र में उन्होंने अपनी टीचर से ऐसा सवाल पूछ लिया कि वो भी हैरान रह गए कि 0 को 0 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। और महज 12 साल की उम्र में उन्होंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे समझने में बड़े बड़ों को सालों लग जाते हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जिस इंसान के लिए मैथ्स ही सब कुछ था, वो कॉलेज में गणित को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। और नतीजा, उनकी स्कॉलरशिप चली गई और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन इतनी गरीबी और मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने काम को पहचान दिलाने के लिए उन्होंने एक, कह सकते हैं, आखिरी दाव खेला। सोचिए, ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। उनके पास तो कागज कलम खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो स्लेट पर अपने थ्योरम्स लिखते और फिर मिटा देते थे। कई ब्रिटिश प्रोफेसरों ने उनके काम को बकवास समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज के महान गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक आखिरी उम्मीद के साथ खत लिखा। शुरू में तो हार्डी को लगा कि ये कोई मजाक है, कोई फ्रॉड है। उन्होंने वो खत फेंकने की सोची। लेकिन उन फॉर्मूलों में कुछ ऐसा था जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उन्हें लगा या तो ये इंसान पागल है या फिर एक ऐसा जीनियस जिससे वो आज तक नहीं मिले थे। ये दो लोग, जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। एक तरफ रामानुजन, जो गहरे आध्यात्मिक थे, गरीब थे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी। और दूसरी तरफ हार्डी, एक नास्तिक, टॉप एकेडमिक और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से। लेकिन इन दोनों के बीच एक पुल था, और वो था गणित के लिए उनका प्योर पैशन। तो हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा कोलैबोरेशन जिसने दुनिया को बदल दिया। लेकिन इस कहानी में एक ट्रेजेडी भी थी। इंग्लैंड पहुंचते ही रामानुजन ने जैसे तहलका मचा दिया। हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने गणित की दुनिया में क्रांति ला दी। और देखिए, 1918 में वो रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के फेलोज में से एक बन गए और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय। लेकिन इस कामयाबी की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इंग्लैंड का ठंडा मौसम, अकेलापन और ऊपर से वो थे पक्के शाकाहारी, तो खाने पीने की भी बहुत दिक्कत थी। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी। इसी बीमारी के दौरान का एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक बार हार्डी उनसे मिलने अस्पताल गए और उन्होंने ऐसे ही बताया कि जिस टैक्सी से वो आए उसका नंबर बड़ा ही बोरिंग था, 1729।
इस पर बीमार बिस्तर पर लेटे रामानुजन की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत कहा, नहीं, ये बोरिंग नंबर नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। उन्होंने बताया कि ये वो सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग-अलग तरीकों से दो क्यूब्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इतनी बीमारी में भी उनका दिमाग नंबर्स के साथ खेल रहा था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो लॉस्ट नोटबुक और रामानुजन की विरासत जो आज भी जिंदा है। मरने से कुछ ही दिन पहले अपनी डेथ बेड से उन्होंने हार्डी को एक आखिरी खत लिखा और उसमें जिक्र किया उन रहस्यमयी मॉक थीटा फंक्शंस का। जी हाँ, ये वही फंक्शंस थे जो सालों बाद उनकी खोई हुई नोटबुक में मिले। और सबसे हैरान करने वाली बात, यही मॉक थीटा फंक्शंस आज हमें ब्लैक होल्स की एंट्रोपी को समझने में मदद करते हैं। मतलब उसके अंदर कितनी इन्फॉर्मेशन छिपी है ये जानने में। ये अनबिलीवेबल है। 100 साल पहले लिखे गए उनके आइडियाज आज स्ट्रिंग थियरी से लेकर कैंसर रिसर्च तक में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी सोच की गहराई का यही सबसे बड़ा सबूत है। खुद G.H. हार्डी, जो खुद एक जीनियस थे, उन्होंने रामानुजन के बारे में क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा, अगर मैं गणितज्ञों को 100 में से रेट करूं तो मैं खुद को 25 दूंगा, लेकिन रामानुजन को उन्हें मैं पूरे 100 में से 100 दूंगा। आज उनकी मौत के 100 साल बाद भी रामानुजन की सैकड़ों थ्योरम्स ऐसे हैं जिन्हें कोई प्रूव नहीं कर पाया है। वो आज भी एक पहेली हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनके दिमाग में और कितने राज दफन थे जो शायद भविष्य में हमारे विज्ञान को एक नई राह दिखाएंगे।